हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेट ऑफ क्या होता है, इसके लीगल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी दो टाइप्स होती हैं वो भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? सेट ऑफ का ताल्लुक प्लीडिंग से है, जो प्लीडिंग वाला पोर्शन है ना उसमें ये क्वेश्चन आता है। अच्छा जी, सबसे पहले देखेंगे सेट ऑफ का मतलब क्या है। यार देखो, सेट ऑफ का मतलब ये है कि जैसे जब कोई प्लेंटिफ कोई सूट फाइल करता है अदालत के अंदर तो वो एक क्लेम करता है। मिसाल के तौर पर एक बंदा अदालत में जाता है, एक केस लेके जाता है और सिविल अदालत को कहता है कि जी फलां बंदे ने मुझे 50,000 देने थे, मेरा उसके साथ एग्रीमेंट हुआ था लेकिन वो बंदा मुझे 50,000 नहीं दे रहा। बराए मेहरबानी अदालत उस बंदे को हुक्म दे के वो मेरे 50,000 वापस दे। ठीक है? वो एक दावा करता है प्लेंट के अंदर। ठीक है जी? अब क्या होगा कि आगे से दूसरा शख्स भी रिटन स्टेटमेंट जमा करेगा। उसमें वो क्या करता है कि वो भी एक क्लेम दायर दायर करता है। वो कहता है कि जी ठीक है, मैंने उसको 50,000 देने हैं, मैंने उससे पैसे लिए थे, लेकिन इसने भी मेरे ने 20,000 देने हैं, जो इसने मेरे से 2 महीने पहले लिए थे। अब ये जो उसने क्लेम किया ना, डिफेंडेंट ने प्लेंट के खिलाफ जो क्लेम किया, उसको हम बोलते हैं सेट ऑफ। यानी एक शख्स अदालत जाता है, अदालत को कहता है कि हुजूर मेहरबानी करके उस शख्स को कहेंगे मेरे ने 50,000 वापस करे। आगे से वो बंदा रिटन स्टेट में कहता है कि अच्छा जी 50,000 तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम पहले मुझे 20,000 तो वापस जो तुमने मेरे से लिए। अब ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये सेट ऑफ हो जाएगा यहाँ पे। इस चीज़ को हम बोलते हैं सेट ऑफ। ठीक है? फिर इसमें क्या होता है, फिर अदालत जनाब कैलकुलेटर लेके बैठ जाती है। वो कहती है कि अच्छा जी तो जो प्लेंट है उसको कितने चाहिए पैसे, उस बंदे से अगले बंदे से डिफेंडेंट जी 50,000 चाहिए। अच्छा जी, और डिफेंडेंट को कितने चाहिए, उससे 20,000। तो वो माइनस करके कहेगा कि चलो जी अब डिफेंडेंट जो है ना उसको 50,000 नहीं देगा, वो उसको प्लेंटिफ को कितने देगा, वो 30,000 देगा। यानी वो जो 20,000 की जो अमाउंट है वो सेट ऑफ हो गई। सिंपल, इस चीज को हम बोलते हैं सेट ऑफ, और ये एक किस्म का क्लेम होता है। ठीक है? यानी प्लेंटिफ के खिलाफ जब आप कोई क्लेम दायर करते हैं पैसों के मामले में, हम उसको बोलते हैं सेट ऑफ। ठीक है? तो सेट ऑफ एक लीगल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इससे ये होता है कि जो इससे ना डिफेंडेंट को एक ताकत मिलती है, ये इसका एक हथियार है, ये इसकी एक ताकत है जिसके ज़रिए वो एक क्लेम कर सकता है। यानी अगर उसके खिलाफ कोई शख्स ये कहता है कि भाई इस बंदे ने मुझे पैसे देने हैं, वो नहीं दे रहा, तो वो भी आगे से क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर होगा मौजूद तो वो कहेगा कि भाई वो तो ठीक है, मैंने इसको 50,000 देने हैं या 1 लाख मैंने इसे कर्ज लिया था, लेकिन इसने भी तो मेरे से ना 20,000 का कर्जा लिया था, वो भी तो मुझे वापस करे ना। अब ये जो उसने डिफेंस इस्तेमाल किया, ये जो हथियार इस्तेमाल किया, इसको हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ बोलते हैं। ठीक है जी? और ये कहाँ लिखा हुआ है, ये सीपीसी के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा जी, इससे ये होता है कि ये जो सेट ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है, ये डिफेंडेंट को इतनी ताकत देता है कि वो ओरिजिनल क्लेम को ये बैलेंस कर देता है, यानी हिसाब बराबर कर देता है। ठीक है जी? अच्छा, लेकिन ये बात याद रखिएगा, सेट ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ और सिर्फ जो रिकवरी ऑफ मनी का जो मामला होता है उसी में ही यूज होता है। जहां पे पैसों का मामला होगा वहां पे ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। ठीक है जी? सीपीसी का जो ऑर्डर जो 8 है उसका रूल नंबर 6 है, उसके अंदर सेट ऑफ का जिक्र है। ठीक है? यानी इसमें ये है कि आप जो है ना कोई अलग से कोई लॉस यानी कि सूट फाइल नहीं करते, बल्कि अपना जब जवाब जमा कराते हैं रिटन स्टेटमेंट के अंदर, उसी के अंदर आपने दावा करना है कि हुजूर ये जो प्लेंटिफ भाई साहब मुझे कह रहा है कि 50,000 मैं इसको दूं, इसको ज़रा बोले ना मुझे भी अपने 20,000 दे जो मेरे से उसने 2 हफ्ते पहले लिए थे। अब ये जो उसने काउंटर क्लेम किया रिटन स्टेटमेंट के अंदर, इसको क्या बोलेंगे, सेट ऑफ बोलेंगे। आई समझ? नहीं आई? चलो ये मिसाल देखो। अच्छा, अहमद ने फातिमा को सू किया है 50,000 के लिए, $50,000 के लिए। ठीक है? यानी अहमद ने क्या किया, अहमद कहता है कि यार ये जो है ना फातिमा को मैंने कुछ चीज़ें दी थी, कुछ गुड्स वगैरह दी थी, तो जो है ना उसने मुझे $50,000 देने थे, वो मुझे मेरी अमाउंट नहीं दी, मेरी वो रकम मुझे वापस दे। ठीक है? तो अब ये अहमद ने अदालत में जाके उसके खिलाफ एक सूट फाइल कर दिया, प्लेंट फाइल कर दिया। ठीक है? अब यहाँ पे फातिमा क्या है, वो डिफेंडेंट है, वो अदालत में आती है, वो कहती है हाँ ठीक है अहमद सही कह रहा है, लेकिन भाई अहमद को भी तो मैंने ना कुछ अरसा पहले ना $2,000 दिए थे उधार, ज़रा वो भी तो मुझे वापस करे ना। अब अहमद फातिमा से कहता है कि मुझे 5,000 दो तुम, और वो कहता है कि तुम मुझे अपने जो है ना पहले $2,000 वापस करो। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये फातिमा ने जो ये पत्ता खेला ना, इस पत्ते को हम बोलते हैं सेट ऑफ।
यानी अपने रिटन स्टेटमेंट के अंदर उसने सेट ऑफ का इस्तेमाल किया, अपने इस हथियार का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब अदालत क्या करेगी? अदालत दोनों की क्लेम को एग्जामिन करेगी, देखेगी, ज़रा सुपरवाइज करेगी कि यार दोनों बात सही कह रहे हैं और दोनों के जो क्लेम है वो बिल्कुल लीगली हैं। तो फिर जनाब कैलकुलेटर उठा के प्लस माइनस करेगी, फिर वो कहेगी कि अब जो है ना अहमद जो है ना, सॉरी जो फातिमा है ना, अहमद को 5,000 नहीं देगी, बल्कि उसमें से जो $1,000 है ना वो माइनस करके बाकिया हम अहमद को देंगे। और यानी अहमद को अब कितने मिलेंगे? $3,000 मिलेंगे। ठीक है, यानी अहमद ने कहा कि फातिमा मुझे $5,000 दे, फातिमा ने कहा कि तुम मुझे $2,000 दो ना जो मेरे से लिए थे। तो अदालत क्या करेगी? उसको प्लस माइनस करके जो फातिमा को कहेगी चलो ठीक है $2,000 तुम्हारे वो माइनस कर देते हैं, बकिया $3,000 जो है ना तुम उसको वापस कर दो, अहमद को कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो फातिमा ने ये जो जुमला कहा ना, ये जो बात लिखी ना रिटन स्टेटमेंट के अंदर कि भाई अहमद ने भी तो मुझे पैसे देने ना $2,000, तो उस क्लेम को, उस बात को बोलते हैं सेट ऑफ। आई समझ? उस बात को, उस जुमले को सेट ऑफ कहते हैं। यानी ये एक उसने अपना एक डिफेंस इस्तेमाल किया ना, अपना एक दिफा पेश किया ना, अपने आप को बचाने के लिए उसने एक दावा दायर किया ना। इस दावे को रिटन स्टेटमेंट के अंदर जो उसने लिखा उसको हम बोलेंगे सेट ऑफ। समझ आ गया? इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है यार। अच्छा जी, अब इसके लीगल इंग्रेडिएंट्स क्या है? नंबर 1, सबसे पहले तो ये रिकवरी ऑफ मनी का मामला होगा, तो वहीं पे ये सेट ऑफ का इस्तेमाल होता है। दूसरा कि जो अमाउंट होनी चाहिए ना वो फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, जिस अमाउंट के ऊपर झगड़ा है ना वो फिक्स होनी चाहिए। अगर फातिमा ये कहती है कि जी मुझे भी अहमद ने ना $2,000 वापस करने जो मैंने उसे दिए, तो वो फिक्स अमाउंट होनी चाहिए। ये ना हो कि जी लगभग $2,000 थे, लगभग अप्रॉक्सीमेटली, ये जुमला नहीं चलेगा। फिक्स्ड अमाउंट हो, डेफिनेट हो, ठीक है, सर्टेन हो। ये इसकी फर्स्ट शर्त याद रखना। सेट ऑफ की जो पहली शर्त ये है, एक तो पैसों का मामला और वो अमाउंट फिक्स हो। ठीक है ना, ये ना हो कि 5,000 आशारिया प्लस प्लस इस तरह कोई ना हो, या अप्रॉक्सीमेटली अंदाजा 2-3 लाख होगा। 2-3 लाख क्या भाई, 2 या 3 लाख, सिंपल बात करो। ठीक है ये। और दूसरा कि अगर फातिमा ने अहमद को रिटन स्टेट में सेट ऑफ का इस्तेमाल किया और कहा कि तुम भी मुझे $2,000 दो, तो वो इसका मतलब है कि वो भी फिर उसने कोई लीगली उसको दिए होंगे, यानी वो भी कोई लीगली रिकवरेबल अमाउंट हो, यानी कानूनी तौर पे उसने पैसे वापस उससे लिए हों और वो उसका राइट भी कानूनी तौर पे जायज़ होना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा जी, दूसरा पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। दूसरा ये देखनी है कि ये जो मुकदमा जिस अदालत में चल रहा है, क्या उसकी जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है वो है कि नहीं। अब पिक्यूनरी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? इसका मतलब है कि हर एक अदालत की ना एक लिमिट होती है, मुख्तलिफ मुकदमात का दावा, उसकी अमाउंट कितनी है। मिसाल देता हूँ मैं समझाने के लिए, ठीक है ना, कि एक अदालत है वो 50,000 का केस सुन सकती है, एक अदालत की लिमिट है वो 10 लाख तक सुन सकती है, एक अदालत है वो 1 करोड़ के मामला तक, जो पैसों के मामला के जो भी होंगे वो कैसे सुन सकती है। तो आपने ये देखना है जो आपने जहाँ पे ये सूट वगैरह या रिटन स्टेटमेंट जमा करे कि वहाँ वाकई उस अदालत की जुरिस्डिक्शन बनती है, यानी पिक्यूनरी पैसों वाली जुरिस्डिक्शन बनती है, उसकी वो लिमिट के अंदर वो आते हैं केसेस, वो सुन सकती है नहीं सुन सकती, ये आपने मेक श्योर करना है। दूसरा सेम करेक्टर। अच्छा जी, सेम करेक्टर आपने इस्तेमाल करने हैं। जो ओरिजिनल सूट होगा ना, जो प्लेंट ने दायर किया होगा, तो रिटन स्टेटमेंट के अंदर भी आपने वही करेक्टर रखें। और दूसरा ये कि जो डिफेंडेंट है ना, ये अपना सेट ऑफ का जो क्लेम है उसने रिटन स्टेटमेंट के अंदर ही लिखने हैं। ठीक है, और फर्स्ट हियरिंग के ऊपर ही बताना है। ये ना कि कुछ दिनों के बाद दूसरी तीसरी प्रोसीडिंग में उसको याद आए, ओ हो मैंने सर मुझे अब याद आया कि मैंने भी तो उसको $2,000 दिए थे, वो भी मुझे वापस करे। ऐसा नहीं होगा भाई। ठीक है ना, पहली ही प्रोसीडिंग के ऊपर ऑन द स्पॉट रिटन स्टेटमेंट में आपने इसको बताना है। ओके जी, तो ये इसके हो गए लीगल इंग्रेडिएंट्स। अब इसके कुछ इफेक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले कि ये रिटन स्टेटमेंट के अंदर आपने लिखना है, ठीक है, उसको एज ए काउंटर क्लेम यूज करेंगे। और दूसरा ये कि अब ये 2 सूट्स हो जाएंगे। एक तो प्लेंट का दावा ना कि जो है ना, मिसाल के तौर पर अहमद का दावा है कि फातिमा मुझे $5,000 दे, और एक दूसरा रिटन स्टेटमेंट के अंदर दावा आ जाएगा फातिमा के भी अहमद मुझे $2,000 दे। इन दोनों को यकजा भी किया जा सकता है, उनकी एक ही प्रोसीडिंग चलेगी। ठीक है ना, उनको एक ही प्रोसीडिंग के अंदर ये मामला चल सकता है। उसके बाद इसकी लीगल बेसिस होंगी। जो क्लॉज 2 है, रूल नंबर 6 है और ऑर्डर 8 है सीपीसी का, वो ये कहता है कि इनको कंसोलिडेट किया जाए, एक ही प्रोसीडिंग में किया जाए, ताकि इसकी इफिशिएंसी केस की जो है ना वो अच्छी रहे, यानी कि खिचड़ी ना बन जाए, एक ही केस चले। दूसरा इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग। अब यहाँ पे देखो ये एक अलग चीज़ है। अच्छा, प्रोसीडिंग एक ही चलेगी अदालत में, लेकिन उन दोनों का जो दावा है ना उसको अलग अलग सुना जाएगा।
यानी जो अहमद दावा कह रहा है कि फ़ातिमा ने मुझे $5000 देने हैं क्योंकि मैंने उसको कुछ चीज़ें बेची थी, और फ़ातिमा कह रही है कि जी अहमद ने मुझे $2000 वापस करने हैं क्योंकि मैंने इसको उधार दिया था। इन दोनों के जो क्लेम है उसको इंडिपेंडेंट सुनेंगे, लेकिन वो एक ही प्रोसीडिंग के अंदर चल सकते हैं। दूसरा, इम्पैक्ट ऑफ प्लेंटिफ सेक्शन। अच्छा जी, उसके बाद अगर अहमद का जो प्लेंट है, जो उसका सूट है, वो डिसमिस भी हो जाता है, वो साबित नहीं कर पाता कि उसने फ़ातिमा को $5000 की चीज़ें दी थी, वो केस हार जाता है, उसके बावजूद भी जो फ़ातिमा ने जो काउंटर रिटन स्टेटमेंट के अंदर जो दावा किया ना सेट ऑफ का, कि मुझे वो अहमद जो है ना वो $2000 वापस दे जो मैंने 2 हफ्ते पहले दिया था, वो फिर भी चलेगा। यानी प्लेंटिफ का केस ख़त्म हो जाए या डिसमिस हो जाए या एक्सेप्ट हो जाए, व्हाटएवर, दूसरा जो केस है ना, यानी जो सेट ऑफ के अंदर जो क्लेम है वो वैसे का वैसे बरकरार रहेगा। यानी प्लेंटिफ के एक्शन का डिफेंडेंट के सेट ऑफ क्लेम से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी। तो ये दो मैंने आपको इसके इंग्रेडिएंट्स और इफेक्ट्स बता दिए। अब यार इस सेट ऑफ की ना दो टाइप्स हैं, एक है लीगल सेट ऑफ, एक दूसरा इक्विटेबल सेट ऑफ। लीगल सेट ऑफ वही है जो अभी मैं आपको ऊपर बता के आया हूँ। ठीक है, लीगल सेट ऑफ वो है जिसका ताल्लुक जिसका जिक्र सीपीसी के ऑर्डर 8 रूल नंबर 6 में मिलता है। ठीक है, ये जो सारी ऊपर चीज़ें मैंने बताई हैं ना, यही इसी को ही एक्चुअली हम लीगल सेट ऑफ कहते हैं। इसका यहाँ पे एग्जांपल देख लो दोबारा कि ज़ैनब ने उमर को सू किया कि जी 10,000 मुझे दे उमर। ठीक है, क्योंकि वो फर्नीचर जो है ना वो सोल्ड आउट किया था उसने। उमर कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, लेकिन साथ में 3,000 तुम भी तो मेरी दो ना, जो मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले दिए थे। अब अदालत क्या करेगी कि जो ज़ैनब 10,000 मांग रही है उमर को, उनको कम करके 7,000 तक ले आएगी, क्योंकि जो 3,000 थे ना जो उमर को मिलने थे ज़ैनब से, वो उसने माइनस कर दिए। यानी अब उमर ज़ैनब को कितने देगा? 7,000 पैसे देगा। ठीक है, तो ये यानी कि यही वही है लीगल सेट ऑफ, यही है। ठीक है, तो जो सेट ऑफ मैंने आपको शुरू में बताया था उसी को एक्चुअली लीगल सेट ऑफ कहते हैं। एक ये हो गया। उसके बाद जो दूसरी टाइप है वो है इक्विटेबल सेट ऑफ। ये बहुत ही आसान है यार। ये जो इक्विटेबल सेट ऑफ है ना, इसका जिक्र सीपीसी के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, ये नेचुरल जस्टिस के एक असूल पे वाज़ेह है कि जहाँ पे लीगल सेट ऑफ काम नहीं होता, यानी अप्लाई नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं होता, वहाँ पे इक्विटेबल सेट ऑफ इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें फिर क्या फ़र्क है यार? देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि जो पहले वाला सेट ऑफ है जिसको हम लीगल सेट ऑफ भी कहते हैं, उसके अंदर जो अमाउंट है ना वो फिक्स होनी चाहिए। यानी आप अगर अगर आप सेट ऑफ क्लेम करते हैं, रिटन स्टेट में दावा करते हैं, जैसे अहमद ने कहा कि फ़ातिमा मुझे $5,000 दे, तो आगे से फ़ातिमा कहती कि तुम मुझे $2,000 दो ना, जो मैंने तुम्हें दिए थे। अब ये अमाउंट्स फिक्स हैं, ठीक है, लेकिन जहाँ पे अमाउंट फिक्स नहीं होती, आपको अंदाज़ा होता है कि आपका इतना नुकसान हुआ है, 2,000 का अंदाज़न पैसे हैं कि सर लगभग मेरे 3 लाख हो गए, या आप उसको मैयर नहीं कर सकते पैसों को, कितना आपका नुकसान हुआ है, कितना आपका काउंटर क्लेम है, तो वहाँ पे जनाब हम ना इक्विटेबल सेट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। यानी इक्विटेबल में और लीगल सेट ऑफ में यही फ़र्क है कि लीगल सेट ऑफ में अमाउंट फिक्स होती है, बिल्कुल वाज़ेह होती है, यहाँ पे अमाउंट वाज़ेह नहीं होती, क्लियर नहीं होती, मतलब अंदाज़न। ठीक है ना, एक ये, और दूसरा ये कि इक्विटेबल सेट ऑफ का जिक्र सीपीसी में नहीं मिलता। इसका सारा का सारा जो बोझ है ना वो अदालत के ऊपर है कि वो अदालत के हाथ में है कि इसका ये इजाज़त देती है कि नहीं देती इसकी इक्विटेबल सेट ऑफ की। ठीक है ना, सीपीसी में तो ये आपका राइट है ना भाई, ऑर्डर 8 के अंदर रूल नंबर 6 में तो वो लिखा हुआ है कि आपने सेट ऑफ का क्लेम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इक्विटेबल सेट ऑफ का इस्तेमाल आप तभी करेंगे जब अदालत आपको इजाज़त देगी। ये अदालत की सवाबदीद है। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मिसाल के तौर पर ए जो है ना बी को सू करता है, क्यों कि बी ने उससे 50,000 पैसे दिए थे, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ठीक है, अच्छा जी, यानी अब ए ने दावा दायर किया बी के खिलाफ कि बी मुझे 50,000 देगा क्योंकि हमारा एक आपस में माहिदा हुआ था। आगे से बी भी ना एक क्लेम करता है, वो कहता है कि जी यार वो तो ठीक है भाई, लेकिन भाई मैं भी एक करता हूँ कि तुमने मेरे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है उसका भी मुझे बड़ा नुकसान है, वो मुझे नुकसान पहले दो। अब ये नुकसान कितना हुआ, डैमेजेस कितने हुए, उसकी अमाउंट फिक्स नहीं है, तो तब हम इसको क्या बोलेंगे? इक्विटेबल सेट ऑफ। अगर यहाँ पे बी ये कहता कि ठीक है भाई मैंने तुम्हें 50,000 देने हैं कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, तो तुम भी मुझे 20,000 दो जो तुम्हें मैंने दिए थे, अगर ये अमाउंट वो बताएगा ना 20,000, तो तब वो बन जाएगा लीगल सेट ऑफ। लेकिन अब यहाँ पे उसने अमाउंट नहीं बताई, वो कहता है कि मेरा भी कुछ नुकसान हुआ, मेरे भी कुछ डैमेजेस हैं, आप मुझे पे करें, आपने क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, मुझे नुकसान हुआ है। अब ये जो अमाउंट फिक्स नहीं है, ये अंदाज़ा कितना नुकसान हुआ है, इस कैटेगरी को, इस किस्म के सेट ऑफ को हम क्या बोलेंगे? इक्विटेबल सेट ऑफ। तो
तो अब ये अमाउंट कितनी है कौन बताएगा? ये भाई अदालत के हाथ में, अदालत आपको बताएगी, ठीक है, कितना आपका हुआ है, तो अदालत इसकी इजाज़त देगी सेट ऑफ की, ये स्पेसिफिक जो फैक्ट्स होंगे केस को देख के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्विटेबल सेट ऑफ। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो सेट ऑफ के बारे में, इसके टाइप्स मैंने आपको बता दी, ठीक है। और एक लीगल सेट ऑफ, वो सिंपल जो पहला जो सेट ऑफ है वो एक्चुअली लीगल सेट ऑफ है, दूसरा है इक्विटेबल। बुनियादी फ़र्क ये है कि लीगल सेट ऑफ का जिक्र सीपीसी के अंदर मौजूद है, ये डिफेंडेंट का एक राइट है, इसके अंदर अमाउंट फिक्स होती है, लेकिन इक्विटेबल के अंदर जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं होती, ये अदालत के ऊपर डिपेंड करता है, अदालत का सवाबदीद है, ये डिफेंडेंट का राइट नहीं है, ठीक है। ये अदालत इजाज़त देगी तो आप इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा इसका जिक्र सीपीसी के अंदर मौजूद नहीं है, ये नेचुरल जस्टिस के असूल के ऊपर काम करता है, यानी कि फेयर ट्रायल को सब फेयर ट्रायल के असूल के ऊपर काम करता है, ठीक है। सो दोस्तों ये थी हमारी एक वीडियो सेट ऑफ के बारे में। अच्छा, अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसके अंदर मैं आपको लीगल सेट ऑफ प्लस में इक्विटेबल सेट ऑफ के बीच में जो डिफरेंस है वो बताऊंगा। वैसे अभी तो यहाँ पे भी बता दिया, लेकिन वो अलग से मैं आपको एक चार्ट वगैरह बना के बिल्कुल क्लियर करके बता दूंगा, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर।